नमस्कार बच्चों। आज हम सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारत का यानी सुप्रीम कोर्ट शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारत का संविधान का जो भाग 5 है उसके अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है और भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। भारतीय संविधान में आपको मालूम है कि भारतीय जो संविधान है उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था को हमने अपनाया है और संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत लिखित और कठोर संविधान को अपनाया गया है। ये इसकी एक विशेषता मानी जाती है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या इसका महत्व है, तो उसके लिए हमें यह अध्ययन करना पड़ेगा कि भारत में एक लिखित और कठोर संविधान को अपनाया गया है और इसके साथ ही संविधान की जो सर्वोच्चता है उसके सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के रक्षक और संविधान के आधिकारिक व्याख्याता के रूप में कार्य किया जाता है। इसी तरह इस कारण भी इसकी आवश्यकता, सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता महसूस हुई कि भारत में चूँकि संघात्मक व्यवस्था है तो संघात्मक व्यवस्था का रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, यानी संविधान के द्वारा भारत में चूँकि संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है तो इसके अंतर्गत संविधान के द्वारा ही संघीय और राज्य की सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। आपको मालूम है, संघ सरकार, राज्य सरकार, ये दोनों सरकारें हैं। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसके आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो यानी शक्तियों का जो विभाजन किया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय शक्ति विभाजन की रक्षा करता है और संघीय या राज्य सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई कार्य करने से रोक सकता है। इसी तरह फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक है। भारतीय संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार दिए गए हैं तो इन मूल अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाती है। यदि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या अन्य कोई सत्ता नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करती है तो सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण इस जैसी आवश्यकता हो तो वैसा ही आदेश जारी कर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो यानी इसीलिए संविधान के रक्षक, संघात्मक व्यवस्था का रक्षक, मूल अधिकारों का रक्षक, इन सभी के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की जो संस्था है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश हैं इसके नियुक्ति के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी। संविधान का जो आर्टिकल 124 है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके अतिरिक्त अन्य जो न्यायाधीश हैं और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेगा। राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त परामर्श के आधार पर ही विचार किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व 4 जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनका जो समूह है उससे लिखित परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में कहा है कि वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं उनके समूह को एक मत से और लिखित में सिफारिश करनी चाहिए। अब हम लेंगे कि इसके लिए योग्यताएं किस प्रकार की ज़रूरी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, वह किसी भी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो या किसी उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक एडवोकेट रह चुका हो और या फिर राष्ट्रपति के विचार में एक पारंगत विधिवेत्ता भी हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 65 वर्ष है। महाभियोग की यदि हम देखते हैं कि महाभियोग जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर लगाया जा सकता है। महाभियोग की जो कार्यविधि है वो निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। कार्यविधि चाहे जो भी हो
संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है और वह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश की पदच्युति का आदेश जारी कर सकता है। इस संबंध में यह आवश्यक है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सत्र में स्वीकार होना चाहिए और न्यायाधीश को अपने पक्ष के समर्थन तथा उसकी पैरवी का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। देखिए, उन्मुक्तियों का यदि हम कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसके सेवा शर्तें होती हैं और उसकी कौन सी उन्मुक्तियाँ उनको प्रदान की जाती हैं उनके पद से संबंध में, तो न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। न्यायाधीशों पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने किसी प्रेरणा या हितवश एक विशेष प्रकार का निर्णय दिया है। संसद के द्वारा महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार करने के अतिरिक्त अन्य किसी समय पर न्यायाधीशों के आचरण पर विचार नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रोसीजर है, कैसे कार्य करता है, उसकी कार्यविधि किस प्रकार की होती है, तो उसके संबंध में भी संविधान में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे जिन विषयों का संबंध संविधान की व्याख्या से होता है, जिनके अंतर्गत संवैधानिक प्रश्न उपस्थित होता है या उसमें विधि के अभिप्राय को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, या जिन विषयों पर विचार का कार्य भारत के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा हो, तो उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीशों के द्वारा होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के जो समस्त निर्णय हैं वो खुले तौर पर किए जाने चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के समस्त जो निर्णय हैं वो बहुमत के आधार पर होते हैं। ऐसी इसकी प्रक्रिया है, कार्यविधि है। सर्वोच्च न्यायालय के ज्यूरिसडिक्शन क्या है, उसका क्षेत्राधिकार क्या है, तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अध्ययन की दृष्टि से हम देखें तो हम 3 भागों में उसको बांट सकते हैं: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। देखिए, प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है उसको भी 2 वर्गों में रखा गया है: प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक जो एकमेव क्षेत्राधिकार है उसमें कहा गया है कि संघ तथा राज्यों के बीच व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका संबंधी अधिकारों का जो विभाजन किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि अनुच्छेद 131 जो है वो संघ तथा राज्यों या राज्यों के बीच न्यायिक विवादों के निर्णय का प्रारंभिक तथा एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपता है। यानी इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्राधिकार आते हैं प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार में? यानी जैसे भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, या भारत सरकार, राज्य या कई राज्यों या एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जिसमें कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित हो जिस पर कि किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो। तो इस तरह से इन क्षेत्रों में प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का उपयोग किया जाता है। फिर है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी संविधान के द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल जो हमारे संविधान का 32(1) है उसमें विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को ये कहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए वो समुचित कार्यवाही करे। तो इस तरह से इस अधिकार का शक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, फिर है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है, यानी समस्त राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उनके निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का भी अधिकार है। इसमें भी कई तरह से इसको कई वर्गों में विभाजित किया गया है कि किस किस तरीके से अपील सुनने का अधिकार है। इसमें पहले हम लेंगे संवैधानिक आधार पर, यानी आर्टिकल जो 132 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई प्रश्न अंतर्निहित है तो उच्च न्यायालय का निर्णय ही अपील सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय के निर्णय की जो अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि राज्य का जो उच्च न्यायालय है ने कोई ऐसा प्रमाण पत्र देना अस्वीकार कर दिया है तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वो ऐसी अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है यदि उसको यह विश्वास है कि उस विषय में संविधान की व्याख्या का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है। इसी तरह से दीवानी, यानी
जो 30वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ है उसके अंतर्गत आर्टिकल 133 को संशोधित किया हुआ है और अब इसमें से धनराशि की सीमा तो हटा दी गई है और ये निश्चित किया गया कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील की जा सकती है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा ये प्रमाणित कर दिया जाए कि इस विवाद में कानून की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न अंतर्निहित है। इसी तरह से फौजदारी यानी उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील निम्न परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है फौजदारी विवादों को लेकर के। जैसे यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर उसको मृत्युदंड दे दिया हो, या फिर उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ अपने पास मंगवाकर अभियुक्त को प्राणदंड दिया हो, और अगर उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार के योग्य है तो भी अपील की जा सकती है। इसके अलावा कुछ स्पेशल अपील्स होती हैं, विशिष्ट अपील होती है, यानी संविधान का जो आर्टिकल 132 है 134 है उसमें उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मामले हैं जो कि इस श्रेणी में भी नहीं आते, लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय उनमें हस्तक्षेप करता है। जैसे आर्टिकल 136 है, उसमें कहा गया है कि साधारण कानून से भिन्न अपील संबंधी विशेष अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, आज्ञप्ति, निर्धारण, दंड या आदेश करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब इसकी अनुमति प्रदान कर सकता है। इस संबंध में लेकिन एक अपवाद ज़रूर है कि ये सैनिक जो न्यायालय हैं उसके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को जो विशिष्ट अपीलीय शक्ति प्रदान की गई है उसका प्रयोग वो असाधारण परिस्थितियों में ही करता है। अब हम लेंगे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यानी परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। देखिए, संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का भी अधिकार दिया हुआ है। आर्टिकल जो 143 है उसमें कहा गया स्पष्ट रूप से कि यदि कभी राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य से कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हो गया है जो सार्वजनिक महत्व का है और उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श आवश्यक है तो वह मांग सकता है। इस न्यायालय पर संवैधानिक दृष्टि से ऐसी बाध्यता नहीं है कि उसे परामर्श देना ही पड़ेगा। आर्टिकल 143 जो है उसका जो खंड 2 है उसमें राष्ट्रपति को अधिकार दिया हुआ है कि वो संविधान के लागू होने के पूर्व किसी संधि, समझौते आदि के संबंध में उठे विवादों को उस न्यायालय के पास उसकी सम्मति जानने के लिए भेज सकता है। ऐसे विवादों में न्यायालय के लिए परामर्श देना अनिवार्य है और न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है। यानी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उसके आदेशों को मानने के लिए, लेकिन परामर्श ले सकता है। अब हम लेंगे सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत कुछ अन्य भी इसको शक्तियाँ प्राप्त हैं या अन्य जो इसके जो क्षेत्राधिकार हैं उसके संबंध में हम ये पढ़ना चाहेंगे। जैसे इनके जो रिकॉर्ड्स हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्तियाँ प्राप्त हैं। आर्टिकल जो 129 है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, यानी इस न्यायालय के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और उन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। इसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को देकर के है, यानी इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमान, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड दिया जा सकता है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को उसका अवमान करने वालों को दंड देने की व्यवस्था विशिष्ट रूप से कर दी गई है। इसी तरह से मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के रूप में शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक है। आर्टिकल 32(1) जो है उसमें सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायित्व दिया गया है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित व्यवस्था करे, कार्यवाही करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रश्न आदि के लेख जारी कर सकता है। यानी किसी व्यक्ति के अधिकारों पर आक्रमण होने पर सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग लेंगे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति।
यानी संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय, जुडिशियल रिव्यू और सुप्रीम कोर्ट एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था। यानी यदि संघीय राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान की धाराओं का अतिक्रमण किया जा रहा है, अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसे प्रत्येक विधि अथवा संघीय राज्य प्रशासन द्वारा किए गए ऐसे प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। भारत में न्यायिक जो पुनरावलोकन की जो शक्ति है, उसके जो प्रकृति है उसके बारे में हम अध्ययन करना चाहेंगे कि यानी कानूनों की वैधानिकता के परीक्षण की जो शक्ति है, अनुच्छेद 131, 132 सर्वोच्च न्यायालय की संघीय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार देते हैं। आर्टिकल 13 और 32 जो है मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को इसी प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं। और आर्टिकल 246 जो है उसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य विधि निर्माण की शक्तियों के विभाजन का जो स्वरूप निश्चित किया गया है, तो इसके संबंध में भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था की गई है और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तिशाली जो आधार है संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार, उनकी सुरक्षा, उनके गार्जियन के रूप में उनकी सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रकृति के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, क्या प्रकृति है इसकी, तो देखिए भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, यदि हम अमेरिकी संविधान से तुलना करें तो हम इस आधार पर कर सकते हैं कि भारत में ये शक्ति, उस शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय उतने व्यापक रूप से नहीं कर पाता जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कर पाता है। देखिए, भारत में शक्तियों का, मैं इसको स्पष्ट रूप से करना चाहूँगी कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का जो क्षेत्र है वो इस बात के कारण अपेक्षाकृत अमेरिका से सीमित है कि भारत के संविधान में संघ और राज्यों के मध्य कानून निर्माण की शक्तियों का विभाजन पर्याप्त विस्तार के साथ कर दिया गया है। हमारे यहाँ संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसके माध्यम से स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ और राज्यों के बीच में जब कभी संघर्ष की स्थिति होती है तो उसको कम से कम करने के लिए कॉन्करेंट जो लिस्ट है उसकी जो व्यवस्था की गई है और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंतिम शक्ति केंद्र को प्राप्त है। तो यानी इस प्रकार के उपबंध कर दिए गए हैं भारतीय संविधान में ही, जिसके कारण कि मुकदमेबाजी की आशंका कम है और दूसरे शब्दों में न्यायिक पुनरावलोकन का जो क्षेत्र है वो सीमित होता हुआ दिखाई देता है। अमेरिकी जो संविधान है, अमेरिकी संविधान में इसका जो प्रयोग है बहुत विस्तार से किया जाता है। वहाँ पर इस अधिकार की व्याख्या करते हुए वहाँ पर पुलिस पावर और जनरल जो वेलफेयर है आदि शब्दों का भी आश्रय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। यानी अमेरिका में कार्यपालिका पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण के आधार पर भी अधिकारों की सीमा निश्चित कर सकती है और सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जांच करती है कि कार्यपालिका ने अपनी शक्ति का प्रयोग उचित रूप में किया है अथवा नहीं किया। तो यानी इस प्रकार अमेरिकी संविधान के पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण जैसे शब्दों ने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बहुत व्यापक कर दिया है। भारत में हम देखें कि जो अंतर है इस आधार पर वो ये है कि अमेरिकी संविधान में तो जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है कानून की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्दावली को अपनाया गया है। लेकिन भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान की जो शब्दावली है उसके स्थान पर हमने जापान की जो संविधान की शब्दावली है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने अपनाया है। संविधान में की गई इस व्यवस्था के आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच कर सकता है और उसके अंतर्गत वो बहुत अधिक अपने दायरे को बढ़ा भी सकता है। विधानमंडलों द्वारा बनाया गया कोई भी जो कानून है पूर्णतया उसकी शक्तियों के अंतर्गत हो तो भी वह कानून की उचित प्रक्रिया के
अर्थात यानी प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विरुद्ध जाती है तो भी उसे सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यानी अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग इस आधार पर भी करता है कि भले से वो कानून की उचित प्रक्रिया के अंतर्गत विधानमंडल ने कानूनों का निर्माण किया है, लेकिन वो ये कहकर के उसको नल एंड वाइड घोषित कर सकते हैं कि ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध जा रहा है। तो इस आधार पर भी वो असंवैधानिक उसको घोषित कर सकते हैं और अपने इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन भारत में संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया की शब्दावली के स्थान पर हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ अपनाया है। इसका तात्पर्य है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित जो कानून है उसको अवैधानिक घोषित तभी कर सकता है जबकि संबंधित विधानमंडल ने इस कानून का निर्माण करने में संविधान द्वारा प्रदान की गई अपनी कानून निर्माण की जो क्षमता है उसका उल्लंघन किया हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय निश्चित करने में कि अमुक कानून संवैधानिक है या नहीं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का या उचित अनुचित की अपनी धारणाओं को लागू नहीं कर सकता। तो इसीलिए अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है, चूँकि उसकी कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो उसके आधार पर, या ये कहिए कि उसकी कानून की उचित प्रक्रिया वाली जो धारा है उसके आधार पर लगभग वो एक तीसरा सदन या उच्च विधानमंडल सुपर लेजिस्लेचर बन गया। और वहाँ का जो न्यायाधीश ह्यूज हैं उन्होंने तो यहाँ तक, और न्यायाधीश ह्यूज ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम एक संविधान के अंतर्गत तो रहते हैं लेकिन संविधान वैसा ही है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है। इतनी असीम शक्तियाँ उसको प्राप्त हैं। लेकिन हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय को निश्चित रूप में ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं है। तो इस तरह से भारत में सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और उसका क्षेत्राधिकार है, और सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की जो उसकी शक्ति है उसका उपयोग करता है। थैंक यू।